नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल है। जैसे जैसे हमने ये किया था सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए हम इस एग्जाम्पल को करेंगे। ठीक है, इसमें क्या था कि हमारे पास कोई भी बेसिस गिवन था, तो इन बेसिस का यूज़ करके हमने ऑर्थोगोनल बेसिस बनाया था। ऑर्थोगोनल बेसिस कैसे बनाया था कि u1 को v1 के इक्वल माना, यहाँ से v2 को डिफाइन किया, फिर v3 को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर 3 वेक्टर गिवन है तो v3 को डिफाइन कर लिया। ठीक है, तीनों वेक्टर को डिफाइन करने के बाद इसे सोल्व करके जो वैल्यू आएगी उसके बाद उसको ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बना देंगे। ठीक है, पहले हम ऑर्थोगोनल बेसिस बनाएंगे और फिर उसके बाद ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाएंगे। अब सेम काम इस एग्जाम्पल में करना है। ऑब्टेन एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट फॉर द सब स्पेस आर क्यूब जनरेटेड बाय दिस। ठीक है, हमें 3 वेक्टर गिवन है। अब इनका यूज़ करके सबसे पहले तो हम ऑर्थोगोनल बेसिस बनाएंगे और फिर ऑर्थोगोनल बेसिस का यूज़ करके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाएंगे। हमने लेट कर लिया यू वी 2 एलिमेंट या 2 वेक्टर हैं आर क्यूब के। ठीक है, इसने बोला है कि विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। हमें पता है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन होती है, तो यू वी हमने डिफाइन कर दिया स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कि x1 की y1 के साथ प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। ठीक है, अब इसे हमने u1 नाम दे दिया, इसे u2 नाम दे दिया, इसे u3 नाम दे दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका यूज़ करके ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम लेट करते हैं v1 इज इक्वल्स टू u1, v2 की वैल्यू को हमने लेट कर लिया और v3 की वैल्यू को हमने लेट कर लिया। अब इसके अंदर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो v1 तो u1 के इक्वल है ही, तो यहाँ से हमारे पास v1 की वैल्यू तो आ ही जाएगी। ठीक है, ये अब इसके बाद निकालेंगे हम v2। v2 क्या है, तो देखो इसके अंदर v2 इज इक्वल्स टू u2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 u1। तो u2 के u1 के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर v1 है, जब हमने v2 डिफाइन किया था वहाँ पर v1 का यूज़ हो रखा है, बट हमें पता है v1 किसके इक्वल है, u1 के इक्वल है। तो जहाँ जहाँ v1 है वहाँ वहाँ हम u1 को पुट कर सकते हैं v2 के फॉर्मूला में, तो हमने वहाँ वहाँ u1 को पुट कर दिया। अब हमें क्या क्या चाहिए, u2 की इनर प्रोडक्ट u1 के साथ निकाल लेंगे क्योंकि डिफाइन तो हमने कर ही दी थी। उसके बाद नॉर्म ऑफ u1 का स्क्वायर, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इनर प्रोडक्ट को हमने डिफाइन कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया v2, तो हमारे पास क्या आ गया, v2 इज इक्वल्स टू u2। ठीक है, तो हमारे पास अब v1 आ गया है, v2 आ गया। v1 की वैल्यू है u1 और v2 की वैल्यू है u2। अब हम v3 निकालेंगे। v3 हमें पता है इस तरीके से डिफाइन होता है जैसे हमने पहले इस प्रोसेस में डिफाइन किया था, सेम वही डिफाइन करना है। अब देखो यहाँ पर v3 जब डिफाइन किया था, v1 यहाँ पर यूज़ हो रहा था, तो v1 की वैल्यू क्या आई है, u1, तो v1 की जगह हम u1 पुट कर देंगे और v2 की जगह u2 पुट कर देंगे। अब इसके अंदर देखो किस किस चीज़ की ज़रूरत है, u3 की इनर प्रोडक्ट u1 के साथ, तो वो निकाल ली ऊपर पहले ही। इसने क्या किया है कि पहले ही सभी निकाल के रख लिए जो जो आगे यूज़ होना था। तो u3 की इनर प्रोडक्ट u2 के साथ भी चाहिएगी, तो हमने वो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नॉर्म ऑफ u1 स्क्वायर, नॉर्म ऑफ u2 स्क्वायर। ठीक है, इन सब की वैल्यू को उठा के जब हम v3 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v3 इज इक्वल्स टू 030। तो अब हमारे पास v1 आ गया, v2 आ गया, v3 आ गया। इट मीन्स हमारे पास ऑर्थोगोनल बेसिस आ चुका है। अब इस ऑर्थोगोनल बेसिस का यूज़ करके हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालने हैं। और ऑर्थोनॉर्मल कैसे बनाते थे, जैसे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाना है तो w1 कैसे बनाएंगे, v1 बाय नॉर्म ऑफ v1, w2 v2 बाय नॉर्म ऑफ v2 और w3 v3 बाय नॉर्म ऑफ v3। तो यहाँ से इन तीनों की नॉर्म निकाल लेंगे, v1 की नॉर्म निकाल ली, v2 की और v3 की नॉर्म फाइंड आउट कर ली। ठीक है, v1 तो u1 के इक्वल था, तो नॉर्म ऑफ v1 इक्वल होगा नॉर्म ऑफ u1 के, और v2 u2 के इक्वल है तो नॉर्म ऑफ v2 इक्वल होगा नॉर्म ऑफ u2 के, और u1 u2 की नॉर्म तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हमने v3 की नॉर्म निकाल ली। अब हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल बेसिस कैसे बनेगा, v1 अपॉन नॉर्म ऑफ v1, v2 अपॉन नॉर्म ऑफ v2 और w3 v3 अपॉन नॉर्म ऑफ v3। जो भी आंसर आएगा w1 w2 w3 का, ये तीनों वेक्टर मिलके हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल नंबर
23rd देखो, सेम इसके अंदर भी हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ही बनाने हैं। बस इसके अंदर देखो, अब V इज़ द वेक्टर स्पेस ओवर R ऑफ पोलिनोमियल इन Rx ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2। अब V वेक्टर स्पेस है उन सभी पोलिनोमियल का, उन सभी रियल पोलिनोमियल्स का जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 है। तो इसके सबसे पहले तो सिंपल बेसिस हमें पता है 1x और x स्क्वायर होगा, ठीक है ना। इसने अब की बार इनर प्रोडक्ट डिफाइन करके दे दी कि fx और gx की जब इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो होगा इंटीग्रेशन -1 to 1 fx gx इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसके हमें ऑर्थोगोनल बेसिस निकालने हैं। अब की बार हमें कौन से बेसिस निकालने हैं? ऑर्थोगोनल। लास्ट एग्जाम्पल में हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड आउट किए थे, इस एग्जाम्पल में हमें ऑर्थोगोनल बेसिस निकालने हैं। तो ऑर्थोनॉर्मल निकालने के लिए भी हमें ऑर्थोगोनल तो निकालने ही पड़ते थे, तो यहाँ पे एक स्टेप कम हो गया हमारे पास, क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्थोगोनल बेसिस चाहिए। तो हमें पता है कि इसका बेसिस क्या होता है, 1x एक्स स्क्वायर बेसिस होगा। तो इसको हमने u1, इसको u2, इसको u3 नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, u1 किसके इक्वल होता है? ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस में u1 इक्वल होता है v1 के। u2 की वैल्यू भी हमने डिफाइन की थी और u3 की वैल्यू भी हमने उस प्रोसेस में डिफाइन कर रखी है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, u1 v1 v2 और v3 की वैल्यू को, v1 v2 और v3 को डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब उसके लिए देखो, अब u1 की वैल्यू तो v1 के इक्वल होती है और u1 की वैल्यू हमारे पास 1 है। v2 क्या होता है, u2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 v1 बाय नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर इंटू v1। अब v1 की वैल्यू क्या है, u1, तो इसकी जगह हम u1 रख देंगे। तो u2 माइनस u2 की इनर प्रोडक्ट u1 अपॉन नॉर्म ऑफ u1 का स्क्वायर इंटू u1। तो इसने जस्ट इसको सोल्व करके रख दिया। u2 की वैल्यू हमारे पास x थी, तो x माइनस u2 की u1 के साथ इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। तो u2 की u1 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगी, इंटीग्रेशन -1 to 1 u2 मतलब x इंटू 1 dx, और u1 की वैल्यू इसने यहाँ पे ये रख दी। u1 की वैल्यू हमारे पास 1 ही है, उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपॉन में नॉर्म ऑफ u1 का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ u1 क्या है हमारे पास 2, तो इसको 1/2 करके लिख दिया। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास v2 आ जाएगा। इसी तरीके से जो v3 डिफाइन किया है वहाँ पे भी सारी के सारी वैल्यू को पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास सोल्व करने के बाद v3 की वैल्यू आ जाएगी। और जो ये v1 v2 v3 की वैल्यू आएगी, यही हमारे पास क्या होंगे, ऑर्थोगोनल बेसिस, और हमें यही फाइंड आउट करना था। अगर ऑर्थोनॉर्मल पूछता तो क्या करते, नॉर्म ऑफ v1 निकालते, नॉर्म ऑफ v2 निकालते, नॉर्म ऑफ v3 निकालते, और w1 दे देते v1 अपॉन नॉर्म ऑफ v1, w2 क्या होता v2 अपॉन नॉर्म ऑफ v2, और इसी तरीके से w3 क्या होता v3 अपॉन नॉर्म ऑफ v3। w1 w2 w3 की वैल्यू हम निकाल सकते थे, क्योंकि हमें v1 v2 v3 की वैल्यू पता है, तो वहाँ से हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आ जाते, ठीक है। पर क्वेश्चन में सिर्फ ऑर्थोगोनल बेसिस पूछे तो वहाँ तक इनफ है। वैसे इसने निकाल रखे हैं एग्जाम्पल में, अगर आप चाहो तो निकाल के दिखा सकते हो। इसके बाद है थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट देखो क्या है, लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। वी कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। W सब स्पेस है V का। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है। फर्स्ट क्या प्रूफ करना है कि V इक्वल होगा W डायरेक्ट सम W कॉम्प्लीमेंट के। अब इसको इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या दिखाते थे कि V W और W कॉम्प्लीमेंट का डायरेक्ट सम है, तो हम इसके लिए दो चीज़ें दिखाते थे। पहला तो लीनियर सम होना चाहिए। लीनियर सम का मतलब क्या है कि v इक्वल होना चाहिए w प्लस w कॉम्प्लीमेंट के, और सेकंड दिखाते थे कि w की इंटरसेक्शन w कॉम्प्लीमेंट के साथ 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो इसे इन दोनों का डायरेक्ट सम प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों कंडीशन को दिखाना होगा। तो देखो, सिंस W इज अ सबस्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V। W सबस्पेस है किसका, फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V का। तो अगर W फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V का सबस्पेस है, तो इट मीन्स W की डायमेंशनल भी फाइनाइट होगी। तो हमने लेट कर लिया डायमेंशन ऑफ W M है, ठीक है। अगर W की डायमेंशन M है तो देन देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, तो इसके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिलेंगे। अभी हम करके आए हैं कि
ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिल जाता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के। तो हमने मान लिया कि U1 U2 UM W के ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। अगर ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, कि खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 1 और अलग अलग एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट 0 होगी। अब इसके बाद देखो कि जो ये डायमेंशन ऑफ W जो ये है U1 U2 UM, ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का, ठीक है, क्योंकि W के बेसिस और W सबसेट किसका है, V का। तो इट मीन्स ये कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का, तो इसे एक्सटेंड करके हम V के बेसिस बना सकते हैं। ये थ्योरम हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो इसे एक्सटेंड करके हम V के बेसिस बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, लेट डायमेंशन ऑफ V, हमने V की डायमेंशन को n मान लिया। तो इसके अंदर हमने कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दिए जिससे कि ये बेसिस बनाया जा सके किसका, V का। और कैसा बेसिस, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, ठीक है। तो देखो 10 UM+1 UM+2 UN बिलोंग करेगा W कॉम्प्लीमेंट में। इसने बोला है कि जो हमने ये एक्स्ट्रा एलिमेंट उठाए हैं ये कहाँ बिलोंग करेगा, W कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब क्या है कि इन सभी एलिमेंट की W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है। अब ऐसा क्यों है, सबसे पहले एक लेते हैं। हमने पहले UM+1 लिया, अब UM+1 की जब हम U1 के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगी, ऑब्वियस ही बात है 0 आएगी, ठीक है ना। और UM+1 की U2 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 आएगी, UM+1 की UM के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से UN की भी हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी। मतलब इन सब की W के बेसिस के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है। अगर ये एलिमेंट इसके बेसिस के साथ ऑर्थोगोनल हैं या फिर इसके बेसिस के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहे हैं तो पूरे के पूरे W के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देंगे। तो इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर जाएंगे, W कॉम्प्लीमेंट में। और ये इनर प्रोडक्ट 0 दे क्यों रही है, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है ना, तो डिफरेंट एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट तो 0 ही आएगी, ठीक है, उस वजह से। तो जो ये एलिमेंट है कहाँ बिलोंग कर जाएंगे, W कॉम्प्लीमेंट में। अब देखो हमने लेट कर लिया V कोई भी एलिमेंट है कैपिटल V का, क्योंकि हमें शो क्या करना है कि V को हम W और W कॉम्प्लीमेंट के लीनियर सम में लिख सकते हैं। तो हमने कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर ले लिया कैपिटल V का। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक सोल्यूशन, यूनिक स्केलर्स, क्योंकि देखो ये हमने स्मॉल v एलिमेंट लिया कैपिटल V का और कैपिटल V के बेसिस ये हैं। तो इस एलिमेंट को हम इस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया। अब इसे ब्रेक करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन को हमने I1 to M वाले अलग लिख लिए और M+1 से लेके N वाले को अलग लिख लिया। इसे नाम दे दिया U और इसे नाम दे दिया W, ठीक है। जहाँ से देखो जो ये U है वो कहाँ बिलोंग करेगा, W के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो U है ना वो U W के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। देखो 1 से लेके M तक है ना, और 1 से लेके M तक वाले जो ये थे W के बेसिस थे। तो इट मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल W में। और ये सेकंड एलिमेंट है, ये किसके बेसिस में लिखे जा रहे हैं, W कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो इट मीन्स जो पीछे वाला एलिमेंट होगा W, ये कहाँ बिलोंग करेगा, W कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका मतलब हमने V को W और W कॉम्प्लीमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दिया। इसका मतलब V क्या हो गया, सबसेट हो गया W प्लस W कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, क्योंकि V का एलिमेंट था कहाँ पहुँचा दिया हमने, W प्लस W कॉम्प्लीमेंट में। और हमें पता ही है तो इसका सबसेट होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, V इज इक्वल्स टू W प्लस W कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसकी एक कंडीशन तो फुलफिल होगी। अब सेकंड हमें क्या दिखाना है कि इसकी इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 वेक्टर होगा। तो देखो हमने लेट कर लिया x बिलोंग कर रहा है W इंटरसेक्शन W परपेंडिकुलर में। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग करेगा W में भी और x बिलोंग करेगा W परपेंडिकुलर में भी, ठीक है। अब अगर x W परपेंडिकुलर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देगा। अगर x W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देगा तो x के साथ भी 0 देगा। क्यों, क्योंकि x भी तो W का एलिमेंट है।
तो x की इनर प्रोडक्ट x के साथ क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और हमें पता अगर ये ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो x हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हम x कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर लेकर चले थे इंटरसेक्शन में से, वो क्या हो गया 0, तो इट मीन्स इसकी इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। तो इसने डायरेक्ट सम वाली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। हमने लीनियर सम भी दिखा दिया और ये भी दिखा दिया कि इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 एलिमेंट जा रहा है। तो इट मीन्स v इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ w एंड w परपेंडिकुलर। ठीक है, अब सेकंड देखो क्या प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि w डबल परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू w, कि अगर हम w का डबल परपेंडिकुलर लें तो वो w के इक्वल आएगा। अब देखो इसे कैसे करेंगे। अभी हमने ऊपर वाले में क्या दिखाया है कि v इक्वल होगा w डायरेक्ट सम w परपेंडिकुलर के। अगर हम इसके अंदर w को रिप्लेस कर दे w परपेंडिकुलर से तो क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू w परपेंडिकुलर डायरेक्ट सम w डबल परपेंडिकुलर। कुछ नहीं किया, ऊपर वाले रिजल्ट में w की जगह w परपेंडिकुलर लिख दिया। ठीक है, और ऊपर वाला रिजल्ट को एज इट इज लिख दिया। ठीक है ना, ये हमने क्या लिख दिया, एक बार तो w की जगह w परपेंडिकुलर लिख दिया और एक बार इस रिजल्ट को एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ से हमें पता है डायमेंशन ऑफ v किसके इक्वल हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ w प्लस डायमेंशन ऑफ w परपेंडिकुलर के। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ v इक्वल है डायमेंशन ऑफ w परपेंडिकुलर प्लस डायमेंशन ऑफ w डबल परपेंडिकुलर। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ w प्लस डायमेंशन ऑफ w परपेंडिकुलर इक्वल है डायमेंशन ऑफ w परपेंडिकुलर प्लस डायमेंशन ऑफ w डबल परपेंडिकुलर के। यहाँ से ये कैंसिल, तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ w इक्वल आ गई डायमेंशन ऑफ w डबल परपेंडिकुलर के। ठीक है, अब यहाँ से हमने लेट कर लिया u कोई भी मेंबर है कैपिटल w का आर्बिट्रेरी मेंबर है। ठीक है, और अगर u एलिमेंट है कैपिटल W का तो u की W परपेंडिकुलर के हर एलिमेंट के साथ तो इनर प्रोडक्ट 0 आएगी, क्योंकि W परपेंडिकुलर में बिलोंग कर गया ना। W परपेंडिकुलर में बिलोंग करने का मतलब तो यही होगा। तो u की W परपेंडिकुलर के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। अब यहाँ से देखो कि u के W परपेंडिकुलर के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो इट मीन्स u कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W डबल परपेंडिकुलर में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, एलिमेंट किसका लिया था, W का, और कहाँ पहुँचा दिया, W डबल परपेंडिकुलर में। इट मीन्स W इज अ सबसेट ऑफ W डबल परपेंडिकुलर। ठीक है, बट यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों के डायमेंशन तो इक्वल है। अगर इन दोनों के डायमेंशन इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के दोनों सेट इक्वल होंगे, W डबल परपेंडिकुलर इक्वल होगा W के। ये थ्योरम हम कर चुके हैं कि कोई भी मान लो ये सबसेट है इसका और इन दोनों के डायमेंशन अगर इक्वल है तो ये दोनों के दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी।